हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम वेक्टर का आगे अब पढ़ाई करेंगे। तो वेक्टर में आज है रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, या उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। मतलब कोई आपको वेक्टर दे देगा, जैसा कि हमारे हमारे फिगर में है वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर का कंपोनेंट ज्ञात करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ये वेक्टर ए दर्शाया है स्मॉल लेटर में, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स मान लेंगे हम, इसकी लंबाई ओ बी जो है, और वर्टिकल कंपोनेंट भी ओ सी है, वो ए वाई मान लेंगे, ओ सी को ए वाई माने हैं। और ओ ए या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल ए है। तो जो कोई एक वेक्टर दिया रहेगा, उसका कंपोनेंट ज्ञात करना है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसके मैग्नीट्यूड का उतना cos थीटा, और उतना ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा उतना sin थीटा। तो ये कोई कठिनाई नहीं है, इसमें लंबी थ्योरी देखकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एक वेक्टर ए दिया है, इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है स्मॉल ए है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई पूछता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछता है तो आप कहेंगे कि ए cos अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट पूछता है तो आप कहेंगे ए sin अल्फा। हाँ, तो यहां लिखा है आई कैप। आई कैप लिखा है एक्स अक्ष के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, उसे वेक्टर रूप देना है तो हम क्या लगाएंगे, आई कैप लगाएंगे। और वाई अक्ष के डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड है, उसे डायरेक्शन देना है तो क्या लगाएंगे, जे कैप। जेड अक्ष अगर होता है, जैसा कि आगे आने वाला है, तो हम क्या लगाएंगे वहां जेड अक्ष के लिए, के कैप लगाएंगे वेक्टर के लिए। ध्यान दें, कोई मैग्नीट्यूड है तो चलिए इसे थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। वेक्टर ओ बी और ए भी वेक्टर होता है बी ए, तो बराबर परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए। तो ओ ए बराबर परिणामी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। तो ओ बी के स्थान पे ठीक है, लेकिन बी ए हमें नहीं मालूम। बी ए के स्थान पे इक्वल वेक्टर आपका है ओ सी, तो बी ए का स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, ओ सी लिख सकते हैं। और वेक्टर ओ ए के स्थान पे क्या लिखा है, वेक्टर ए लिखा है, जैसा कि हमें पता है। ओबी, वेक्टर ओबी के स्थान पे अगर इसका ओबी का इतने का मैग्नीट्यूड हमें क्या मालूम है, एक्स मालूम है, तो मैं एक्स करके लिख दिया हूं, एक्स आई कैप, मतलब एक्स अक्ष दिशा में अब वेक्टर पता चल गया। ओसी के स्थान पर इतना मैग्नीट्यूड जो हमारा है वो ए वाई है, और उस दिशा में जे कैप लगाने देने से हमारा उस दिशा में वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर पता चल गया। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होता है। ध्यान दे, तो ये वेक्टर पता चल गया। वेक्टर रूप में इसे ऐसे लिखा जा सकता है। इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ बी ए में आप देखिए क्या होगा। इस ट्रेंगल में अगर मैं cos अल्फा ले लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ओ बी कितना है, ओ बी कितना है ए एक्स, तो ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए है। अगर मैं तिर्य गुणा कर दूं, ए एक्स बराबर तिर्य गुणा कर दूं तो हो जाएगा ए cos अल्फा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर ए का क्षैतिज घटक ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए cos अल्फा। अगर परीक्षा में पूछा जाता तो आप ए cos अल्फा लिखेंगे। ए मैग्नीट्यूड आपको पता रहेगा, और अल्फा वगैरह कोई नॉन एंगल रहेगा जो रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी आसान होता है। फिर इसी ट्रेंगल में साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है आपका ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए है। तो ये फिर गुणा करेंगे तो ए साइन अल्फा हो जाएगा। तो ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई इक्वल टू ए साइन अल्फा। अगर ये पूछा जाता है तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा यही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अलग अलग वैल्यू अज्ञात है, ये अल्फा पूछता है कितना मान है, हो सकता है ये ज्ञात हो, ये ज्ञात हो, अल्फा ज्ञात न हो। ऐसे केस में वहां भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसा रहेगा
अगर इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, तो ए वाई ए या ए साइन अल्फा अपान ए कास अल्फा पहले लिख देते हैं, और ए वाई अपान ए एक्स ये कट गया, हो गया tan अल्फा बराबर ए वाई अपान ए एक्स। तो इसमें कोई अननोन रहेगा तो यहां से ज्ञात होगा, तो tan अल्फा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ए एक्स अपान ए वाई होता है। जब ये ज्ञात एंगल नॉन एंगल नहीं होता है तो अल्फा बराबर tan इनवर्स करके लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया है, और इतना ही यहां आपको बताना था हमको। हाँ, तो हाँ ये तो है, एंगल एक्स एक्स से एंगल ज्ञात रहे तब तो आप ऐसे लिखेंगे कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और अगर इस टाइप का फिगर दिया रहे तो आप क्या करेंगे, ये वेक्टर ए है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, और जो एंगल दिया है वो वर्टिकल कंपोनेंट से दे दिया है। तो अब ये हमारा बेस हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा, और ये कर्ण के साथ क्या हो जाएगा, डायगोनल के साथ ये हो जाएगा cos बीटा, क्योंकि डायगोनल से लगा हुआ छोटा एंगल, डायगोनल जो छोटे एंगल से लगा होता है वो बेस कहलाता है। ये हमारा इस बीटा के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट बेस हो गया। तो अब की बार ये कर्ण के साथ ये क्या हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए cos बीटा होगा इस फिगर में। और अब इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए साइन बीटा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है बाई चांस तो इस टाइप से बना लीजिए। इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अगर आप ज्ञात ही करना चाहते हैं क्या होता है, तो cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos बीटा इक्वल टू ये कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, चलो ये वाई लिख देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट बटे ए, तो ए वाई इक्वल टू ए cos बीटा। इस टाइप से ट्रेंगल का जो आप सूत्र लगाएंगे तब भी आपका यही आएगा जो लिखा हुआ है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये इधर से एंगल दे दिया तो ये आपका बेस हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल जो इस टाइप का खड़ा हो उसी को वर्टिकल कहेंगे, जो इस टाइप का हो उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो एक कर्ण के साथ cos थीटा हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, अगर इस टाइप का कोई केस है तो ए cos बीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए साइन बीटा होगा इस टाइप के फिगर के लिए। हाँ, अगर कोई और वेक्टर को सजावटी लैंग्वेज में लिखना चाहता है तो हमारा तो ये कंप्लीट हो गया भाई। हाँ, वेक्टर रूप में इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, जिससे ए एक्स का मान मैं निकाला हूं, एक्स बराबर क्या, ए cos अल्फा, कोई कहते ए cos अल्फा आई कैप प्लस, इसे लिखा जा सकता है, इसके नीचे आप लिखेंगे, यहां नहीं, ए साइन अल्फा जे कैप। यह मैं दोबारा लिख देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि इसी में सब मार क्या कर रहे हैं। हाँ, तो हो गया, इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना cos थीटा, इतना साइन थीटा, ये होता है, ये आपको जानिए। अगर इस टाइप का कोई एंगल रहेगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, और क्योंकि इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये साइन बीटा उधर चला जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले में। हाँ, तो ये आपको समझा दिए हैं हम। हाँ, इसको और सजावटी भाषा में लिखा जा सकता है, वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे कैप, या ए एक्स के स्थान पे ये वैल्यू आया है, ए cos अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। या कोई ए पूछता है या मॉड वेक्टर ए पूछता है तो ऐसी दशा में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो मैग्नीट्यूड ज्ञात करने का तरीका आप जानते होंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर करते हैं प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, और के वाला रहेगा उसके गुणांक का स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस टाइप से ये हेडिंग आपका कंप्लीट हुआ कि कोई एक वेक्टर दिया रहेगा, उसका कंपोनेंट ज्ञात करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। बस इतना ही, इसमें न्यूमेरिकल रहेगा तो आसानी से काम हो जाएगा। अब उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, फिर रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। इससे पहले जो वेक्टर का रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन 2D में था, ये 3D है। 3 डायमेंशन मतलब 3D। 3D मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का जब उपयोग होने लगे तो वहां 3 डायमेंशन होता है। ध्यान दे, तो यहां भी कोई वेक्टर है, एक क्यूब के रूप में दर्शाए, यहां भी कोई वेक्टर है, ए है। इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका कंपोनेंट अलग अलग घटक में लिखना है। तो इसका एक्स एक्सिस में एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस में ए वाई है मैग्नीट्यूड, और जेड एक्सिस में ए जेड माना गया है यहां पे। तो पहले तो हम वेक्टर के रूप में लिख लेते हैं इसे। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो दोनों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए है, तो ध्यान दें, तो पहले तो आप इस टाइप का, पहले तो आप एक क्यूब बनाने का ढंग आपको मालूम होना चाहिए। जिनको नहीं मालूम है और आप पहले देख लो ये चीज, इस टाइप से आप पहले बना लो एक ये, और फिर बीच से ले लो इस टाइप से। जिनको नहीं बनाना आता इस टाइप से तो बना ले, और ये अपना ये चीज मिलान कर लें तो उनका काम हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये हम जेड एक्सिस लिए हैं। हमें लगता है आपको अब आपका काम हो गया होगा। तो इस टाइप से हम क्यूब बनाए हैं, और क्यूब में एक वेक्टर ओ ए है, इसको हमें तीनों घटकों के रूप में वेक्टर के रूप में लिखना है। तो वेक्टर ओ ए, अगर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये कैसे आया होगा, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ई ए। वेक्टर ओ ए बराबर ट्रायंगल रूल जो है, वेक्टर ओ ई धन वेक्टर ई ए बराबर क्या आया होगा, ओ ए वेक्टर आया होगा। हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये वेक्टर के रूप में लिखना है। और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है, तो उस दिशा में यूनिट वेक्टर लगाकर हम वेक्टर के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें। हाँ, ओ ई वेक्टर, अब देखिए ओ ई वेक्टर वास्तव में ओ बी वेक्टर और ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ओ ई वेक्टर जो है ओ बी वेक्टर और ओ डी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर प्रदर्शित करेगा, लेकिन इसे भी नियम से जोड़ना पड़ेगा। अगर ओ ई वेक्टर को आप रिजल्टेंट वेक्टर मानते हो तो कैसे आया होगा, ये आया होगा ओ बी वेक्टर धन बी ई वेक्टर। ध्यान दें, ओ ई के स्थान पे मैं लिखा हूं ओ बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर, बी ई वेक्टर। हाँ, इक्वल वेक्टर के पैरेललोग्राम के रूल से इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम ओडी वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखिए बीई के स्थान पे अगली बार क्या लिख दिए, ओडी। चलिए यहां तक तो हो गया आपका। ई ए वेक्टर कहां है आपका, ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर तो कुछ है नहीं, लेकिन ई ए वेक्टर के पैरेलल में इक्वल वेक्टर आपका ये है, ओसी आपका इंतजार कर रहा है। तो पैरेललोग्राम ला से तो ई ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ओसी वेक्टर लिख सकते हैं। अब बच्चों मेरा सब काम हो गया है, ओ बी वेक्टर हो गया है, और बीई के स्थान में मैं अभी आपको समझाया कि इसके समांतर ये है, तो ये इसके स्थान पे ओडी वेक्टर लिखा जा सकता है। ओ ए ओ बी, मतलब जितना हो रहा है वहां ओ बी हो गया, ओसी हो गया, ओडी हो गया, सब हो गया, ओ बी ओडी ओसी। ओ बी वेक्टर, ओ बी एक्स एच, इतना मैग्नीट्यूड जो आपको माना गया ए एक्स, इस दिशा में वेक्टर बनाने के लिए ए एक्स आई कैप लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ ओडी लिखा है, तो ओडी के लिए आपका ये
इतना मैग्नीट्यूड जो है वो ए जेड है, उस दिशा में के कैप लगा देने से वो वेक्टर हो जाएगा। फिर ओसी लिखा है, ओसी ये है, ओसी का इतना लंबा मैग्नीट्यूड जो है ए वाई है, उस डायरेक्शन में जे कैप लगा देने से वो वेक्टर के रूप में हो जाएगा। तो इसे अब की बार क्रम से जोड़ दिए हैं, ये वाला पहले लिख दिए हैं। तो ओ ए कितना है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए आया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आया। ये वेक्टर बी से जोड़ना था, आपको नहीं आता है जोड़ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली आपको ये जानना है कि ये 3 डायमेंशन में अगर आपका डिवीजन करना है तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, जिसमें ए एक्स मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ए वाई मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, और ए जेड मैग्नीट्यूड है जेड एक्सिस डायरेक्शन में। हाँ, पूरे वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो नियम ये है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इतना बच्चों आपको ये जानना था। अब हम देखते हैं इसको, ये अलग से हम यहां दर्शा लिए हैं, हम ये लेकर चलते हैं, मान कर चल रहे हैं कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस ये सभी देखिए ये इस टाइप से होता है, सभी परपेंडिकुलर है, सॉरी ये सभी परपेंडिकुलर हैं। ये पेन यहां होता तो इस टाइप से होता है, सब सबके परपेंडिकुलर है, ये एक्स आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, तो इनका परिणामी बीच में आता है। तो ये आपको राइट एंगल ना भी दिखे तो सब ये राइट एंगल पे ही होते, तीनों परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर ही होते हैं, ध्यान दें। तो हम मानते हैं कि परिणामी वेक्टर ओ ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है और परिणामी वेक्टर ए ही वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रहा है। ध्यान दें, अल्फा बीटा गामा दो वेक्टरों के बीच का छोटा कोण होता है। जैसे दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो वेक्टर के बीच का कोण ये कोण लिया जाता है, ये कोण नहीं लिया जाता, ये कोण गलत है। ध्यान दें, वेक्टर के दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल लिया जाता है वो छोटा वाला लिया जाता है। तो आगे कुछ और थ्योरी है, तो डायरेक्शन कॉसिन, तो लेट वेक्टर ए मेक एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बी विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। अब इसमें हम लोग कुछ और ऐड करेंगे, अब और कुछ निकालते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, न्यूमेरिकल में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, हम यकीन दिलाते हैं। तो ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर जो आएगा बच्चों वो आएगा ए एक्स अपान ए, यहां से आएगा कास अल्फा, तो आपका ए एक्स बराबर हो जाएगा क्या, ए कास अल्फा, ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कास अल्फा। फिर कास बीटा बराबर यहां हम लिख सकते हैं ए वाई अपान कास अल्फा, ए वाई अपान ए, तो ए वाई हो जाएगा ए कास बीटा, कास गामा बराबर हो जाएगा ए जेड अपान ए, तो ए जेड बराबर हो जाएगा क्या, ए कास गामा हो जाएगा, ए कास गामा हो जाएगा। तो इतना आप उतारें। हाँ विद्यार्थी, तो कास अल्फा हम निकाल, कास अल्फा की सहायता से ए एक्स ए वाई ए जेड की तीनों वैल्यू निकाल लिए। तो ये कास अल्फा कास बीटा कास गामा को, कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा आर डायरेक्शन कॉसिन्स ऑफ द वेक्टर, या हिंदी में कहते हैं ये दिक्वजाएं हैं। कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा क्या है, दिक्वजाएं हैं। तो ध्यान दें, इसको कहते हैं। अब ये जो वैल्यू ए एक्स ए वाई ए जेड हम लोग निकाले हैं, जो मैग्नीट्यूड वाला एक आया था इससे पहले यहां लिखा था मैग्नीट्यूड वाला, वो जो है उसमें हमें रखेंगे। तो अगर ए स्क्वायर अगर यहां मैं कर दूं, ए स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, इसमें अगर ए स्क्वायर कर देंगे तब आपका ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब ए एक्स ए वाई ए जेड वैल्यू ये सब इसमें रखो,
तो रखेंगे हम, तो इधर तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू वहां रखेंगे तो ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दें, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो ए स्क्वायर मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर कट जाएगा। तो आज से आपको ये जानना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हर किताब में दिया रहता है। मान लेते हैं कई ऑप्शन है इनकी, कोई जाए या कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन क्वेश्चन है, उनमें रिलेशन का ऑप्शन दे दिया 4। इसमें इस ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। मान लेते हैं इस टाइप का नहीं दिया है, अभी यही सवाल क्या कर दे, साइन वाले में कर दे, तब आप क्या करोगे। अगर यही सवाल साइन में कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्थान लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा का स्थान पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब रिलेशन देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 3, माइनस गामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको उस तरफ कर लेंगे तो एक इस तरफ आ जाएगा, 3 में से 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा रिलेशन जो बन रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो रहा है, हो सकता है ये रिलेशन दे दे। साइन में अगर रिलेशन दे देता है तो आपका ये वाला टिक लगाना पड़ेगा जो कि कम दिया रहता है किताबों में। तो आप इससे इतना उतारिए। हाँ विद्यार्थी, तो आज का लास्ट रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये वेक्टर ए कैप है। वेक्टर ए कैप है बच्चों, तो इसमें किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो किसी संख्या मतलब जैसे 5 से गुणा कर दिया 5 से, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ गुणा होगा, ये वेक्टर 5 गुना लंबा हो जाएगा। इस वेक्टर का हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, वेक्टर बी इक्वल टू 5 वेक्टर ए। तो जो ए बी तो एक ही वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होगा ये वेक्टर 5 गुना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में 5 गुना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन बी और ए का डायरेक्शन सेम होगा, अर्थात उनके बीच जो एंगल होगा वो 0 अंश हो जाएगा। और एक केस ये हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है वेक्टर ए बराबर ऐसा, ये हो जाएगा 5 वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा पहले केस में। और अगर यही वेक्टर मैं अब की बार क्या कर दूं, भाग दे दूं वेक्टर ए बटे 5, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 5। तो ये वेक्टर पहले वेक्टर का क्या हो जाएगा, 1/5वां भाग हो जाएगा। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर बचेगा, उसका मैग्नीट्यूड 5वां भाग रह जाएगा। लेकिन सी और ए वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन होगा, अर्थात ए और सी के बीच जो एंगल होगा वो 0 अंश ही होगा। तो ये 5 या किसी नॉन डिजिट के स्थान पे अननोन में कह दें
इफ देयर इज ए वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है जैसा कि मैं दर्शाया हूं, एंड ए स्केलर के जहां 5 आप लिखे हैं यहां, वहां स्केलर क्या है, कोई के है, तब ए वाले वेक्टर में अगर के से गुणा कर देंगे तो के गुना क्या हो जाएगा, के गुना मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परंतु डायरेक्शन सेम रहेगा, अर्थात ए और बी के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0 आंसर रहेगा। तो एंगल यहां कहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 इन दिस केस, अगर के से गुणा हो जाए और मैग्नीट्यूड 5 गुना इंक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान देना है। मतलब अगर वेक्टर ये इतना लंबा था तो अब कितना हो जाएगा, 5 गुना इतना लंबा हो जाएगा, और ये वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर के इंटू वेक्टर ए। बस इतनी सी बात है, डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होगा। और इसके अपोजिट अगर हम किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वेक्टर ए अपान के हो जाएगा, के का मान 0 से बड़ा जरूर रहना चाहिए, तभी सब केस होगा। तो अगर के से डिवाइड कर दिए तब भी तो ये डिवाइड करने के बाद वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले जितना लंबा नहीं होता, तो मान लेते हुए वेक्टर सी है, मान लेते हुए वेक्टर सी है। तो अगर ये वाला वेक्टर ए है, अब इसमें 5 से आपने डिवाइड कर दिया, के से डिवाइड कर दिया, तब अगला वेक्टर क्या आएगा, छोटा आएगा, इसका वेक्टर नाम लेंगे सी, सी बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर के। आप बताइए अगर आप किसी वेक्टर में के से भाग दे दिए, के मतलब 5, 2, 3, 4 कुछ होगा, डिजिट होगा, नॉन वैल्यू होगी, तो भाग देने पर, डिवाइड करने पर वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो इतना बड़ा वेक्टर आया। तो आप बताइए वेक्टर ए और वेक्टर सी के डायरेक्शन में कोई परिवर्तन है, नहीं। अब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 है, बशर्ते मैग्नीट्यूड 1/k टाइम्स हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच, सॉरी यहां भी बी कहे हैं, चलो यहां सी नाम दे देते हैं, एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच यहां भी 0 है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1/5 गुना हो जाएगा, डिवाइड अगर करते हैं तब। अगर मल्टीपल करते हैं तो उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। फिर भी डायरेक्शन दोनों दशाओं में, आप मल्टीपल करिए या डिवाइड करिए, दोनों दशाओं में डायरेक्शन सेम रहेगा और उनके बीच एंगल सदैव 0 रहेगा। केवल मैग्नीट्यूड अगर आप गुणा करते हैं तो उतना गुणा मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, और डिवाइड करते हैं तो 1/k टाइम्स आएगा मैग्नीट्यूड। तो आप पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।